नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRD एजुकेशन एकेडमी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारी भूगोल की एक श्रृंखला चल रही है। इसी के अंतर्गत आज हम आपको भारतीय चट्टानों के विषय में पढ़ाएंगे। किसी भी देश की भूगर्भिक जानकारी के अध्ययन के लिए चट्टानों के स्वरूप और प्रकृति के बारे में पता हम लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी जानकारी पृथ्वी के विषय में लेंगे, और वो जानकारी है जैसा कि हम देखते हैं कि एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए है स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे बाहर की लेयर को हम सियाल कहते हैं, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, और मध्य की लेयर को हम सिलिकॉन और मैग्नीशियम कहते हैं, और आंतरिक जिसको कोर भी कहा जाता है, कोर आंतरिक जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना होती है, जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, उसको हम नीफे कहते हैं, जो कोर कहलाती है। ये नीफे निकिल और फेरस, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं। बाहर की संरचना सियाल, मध्य की संरचना सीमा, और आंतरिक संरचना या केंद्रीय संरचना या सेंटर की संरचना हम नीफे कहते हैं, निकिल और फेरस। दोस्तों, अब हम इसके बारे में जब बात करेंगे तो देखते हैं हम अपनी पृथ्वी को अध्ययन के लिए हम साधारण रूप से एक बात करते हैं। हम अपनी पृथ्वी के अध्ययन के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी बाहर की सियाल संरचना है, इसी पर ही हमारी भूपर्पटी होती है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, जिसको हम साधारण रूप से पृथ्वी की पपड़ी भी कह सकते हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो सबसे ऊपर की उस अवस्था में सबसे हमें जो दिखाई देती है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। इसी क्रस्ट को हम देखने के लिए हम साधारण रूप से हम एक कल्पना करते हैं। वो कल्पना है जैसे हम किसी को कढ़ाई में, अगर हम कढ़ाई की बात करें या किसी बर्तन की बात करें, तो इस बर्तन में देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को उबालते हैं, जैसे हम किसी दूध को उबालते हैं, दूध को उबालने के बाद में एक लेयर आ जाती है। जो लेयर कढ़ाई या उस बर्तन के ऊपर दूध की लेयर आती है, वो लेयर जितनी मोटी होगी उसी के बराबर हम अपनी पृथ्वी की क्रस्ट को मान सकते हैं। इसी क्रस्ट को हम अपने अलग अलग उसमें देखते हैं। तो इसी क्रस्ट के 98% तत्व जिससे ये क्रस्ट बनी होती है, जिससे भूपर्पटी बनी होती है, 98% भाग सिर्फ 8 ही तत्वों से मिलकर बना होता है। और वो 8 तत्व है: नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये में 8 तत्व है जिनसे हमारी भूपर्पटी की 98% भाग बना हुआ होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर पृथ्वी की बाहरी सतह, जिसको हम पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं, अगर बाहरी से पपड़ी या क्रस्ट को देखा जाए तो हम देखते हैं कि इस क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मुख्य रूप से पाया जाता है, जो 40% के लगभग होता है। और अगर हम पृथ्वी की पूरी संपूर्ण संरचना के बारे में बात करें, जो क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीनों को मिलाकर पपड़ी, मध्य परत और आंतरिक या केंद्रीय परत, इन तीनों को मिलाने के बाद अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की या तीनों की मिलाने के बाद किसी तत्व की बात करें कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है, तो हम बात करेंगे लोहा, आयरन। आयरन संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तत्वों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, जिसकी मात्रा लगभग 35% होती है। और संपूर्ण पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 2 पर हमारा ऑक्सीजन आता है, और नंबर 3 पर सिलिकॉन, जो 15% के लगभग है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के अनुसार देखे जाए तो सबसे ज़्यादा लोहा
35%, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 30% और तीसरे नंबर पर सिलिकॉन आता है जो 15% के लगभग होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व लोहा होता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर हम कहने लगे कि भूपर्पटी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, तो आप सीधी ऑक्सीजन की बात करोगे। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि ये हमारा वो पूरा होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं जब चट्टानों की बात करते हैं तो चट्टानें इन सब से मिलकर बनती है। खास विशेष तौर पर जो बाहर की क्रस्ट होती है, किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के लिए हम चट्टानों के स्वरूप और प्रकृति के बारे में जब नज़र डालते हैं तो हम उसके बाहरीतम स्वरूप या क्रस्ट या भूपर्पटी की बात करते हैं। इसी भूपर्पटी के अंतर्गत, क्योंकि ये परत दर परत चट्टानों एक के ऊपर एक तय के अनुसार चलती है, एक स्तर बनाती हुई चलती है, इसीलिए हम इन परतों को ये जो परतें दिखाई गई, इन परतों को हम इतिहास की परतें या इतिहास की लाइन भी कह सकते हैं। समझे दोस्तों। अब हम देखेंगे कि जो हमारी ये परतें हैं, जो ये हमारी चट्टानें हैं, जो परत दर परत निर्माण होता है, तो हम देखेंगे चट्टानें या सेल होते क्या है। आप देखते हो कि सेल या चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी, पृथ्वी की पपड़ी का यहाँ तात्पर्य है क्रस्ट। पृथ्वी की क्रस्ट की बात या पपड़ी की बात करते हैं कि तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, बल्कि पृथ्वी की या पपड़ी पर कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, बल्कि संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम अलग तत्व है, कार्बन अलग तत्व है और ऑक्सीजन अलग तत्व है। इन तीनों के मिलने से कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन, इन तीनों के मिलने से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट या पर्पटी पर तत्व स्वतंत्र अवस्था में कम पाए जाते हैं, बल्कि ये संयुक्त अवस्था में, ये कंबाइन अवस्था में पाए जाते हैं। इन्हें खनिज कहते हैं, इनको खनिज कहा जाता है। एक से अधिक खनिज के मिलने से ही हम जिस संरचना का निर्माण होता है उसी को ही हम सेल या चट्टान कहते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि भारत की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के लिए चट्टानों की प्रकृति और स्वरूप के बारे में जानेंगे, और इसी स्वरूप को जानने के लिए हम भारतीय चट्टानों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और ये 3 भाग है। सबसे जो प्राचीन चट्टान है, जो हमारी सबसे प्राचीन चट्टान है, हमारी प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय किसी क्षेत्र की चट्टानें सबसे प्राचीन है, प्रायद्वीपीय भारत। नंबर 2 की चट्टानें हैं हिमालय क्षेत्र, और नंबर 3 की चट्टानें हैं हमारा उत्तर का मैदान। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी प्राचीनतम, जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं जिसका निर्माण होता है, तो हम देखते हैं हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। और इसी प्रायद्वीपीय भारत की हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत। जैसे कि दोस्तों पता है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो जन्म होता है पेंजिया से होता है। पेंजिया किससे होता है? पेंजिया काल में या पेंजिया से होता है। इसी कारण से यहाँ पर प्रारंभिक चट्टानें मिलती है, और वो प्रारंभिक चट्टानें होती है आर्कियन। उन चट्टानों का नाम है आर्कियन चट्टानें। आर्कियन, जिसको हम प्रारंभिक चट्टानें भी कह सकते हैं, आर्कियन चट्टानें। नंबर 2 पर हमारी जो चट्टानें या जिस क्षेत्र का भारत में विकास हुआ वो हमारा है हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र
प्रायद्वीपीय भारत के बाद भारत में जिस क्षेत्र का या जिस चट्टानों का विकास होता है वो एक क्षेत्र है हमारा हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत के द्वारा जो मिट्टी या नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से जिस क्षेत्र का विकास होता है वो एक क्षेत्र है हमारा उत्तर का मैदान। जो नदी ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या बाकी की जो शेष नदियां हैं उसके द्वारा बनाया गया जो मैदानी क्षेत्र है उसका विकास होता है। तो हम कह सकते हैं नंबर 3 पर हमारा जो क्वाटरनरी युग में जिसका विकास होता है वह है उत्तर का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान। देखा दोस्तों, तो हमारा विकास जो होता है, जो हमारे हम मुख्य रूप से अपने चट्टानों की दृष्टि से, भूगर्भिक चट्टानों की दृष्टि से हम अपने भारत को सिंपल वे में 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें, नंबर 2 पर है हिमालय की चट्टानें, नंबर 3 पर है हमारे उत्तरी भारत में मिलने वाली चट्टानें। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक ये हम देखते हैं कि भारतीय जो चट्टानें हैं वो 8 प्रकार की होती है। ये 8 प्रकार की चट्टानें आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यचल, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी और क्वार्टररी। इन्हीं चट्टानों को हम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, उसी हम कालक्रम की दृष्टि से कैसे याद करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि यूपीएससी या कोई भी अदर स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं या बाकी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इसके कालक्रम के बारे में बात करते हैं, या इस तरह के प्रश्न आते हैं कि कौन सी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, कौन सी में लोहा पाया जाता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं बहुत से, और उन्हीं की हम कालक्रम की दृष्टि से पहले देखने की कोशिश करेंगे, उनके ट्रिक को देखेंगे। और हम उनकी ट्रिक को देखने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक होती है जो हमारे मैप पर आधारित है, उसी की कालक्रम की दृष्टि से देखेंगे। तो हमारी पहली जो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं जिसका जन्म पेंजिया के काल के बाद ही हो जाता है वो है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हम देखेंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ हम कालक्रम बढ़ाएंगे तो हम देखते हैं कि ये सबसे नीचे का स्टेट हमारा तमिलनाडु स्टेट है। तमिलनाडु स्टेट है, और तमिलनाडु स्टेट की संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति में से एक मानी जाती है। तो हमने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत में भी तमिलनाडु एक प्राचीन चट्टानों का क्षेत्र रहा है जहाँ पर नीलगिरी क्षेत्र पड़ता है। तो हम देखेंगे तो हमारी आर्कियन का संबंध हम अपने तमिलनाडु स्टेट से लगा सकते हैं, तमिलनाडु राज्य से लगा सकते हैं। और दूसरे नंबर की देखा हमने कि तमिलनाडु के बाद जो ऊपर का स्टेट आता है हमारा कर्नाटक आता है। तो कर्नाटक में एक जिला पड़ता है वो है हमारा धारवाड़। कर्नाटक का एक जिला है हमारा धारवाड़, उस जिले का नाम है धारवाड़, ठीक है। उसके बाद एक आंध्र प्रदेश में एक जिला आता है कुडप्पा। आंध्र प्रदेश के जिला का नाम है कुडप्पा। देखा दोस्तों, सबसे नीचे जो तमिलनाडु है आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके ऊपर कर्नाटक है, कर्नाटक में हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके ऊपर हमारा एक आंध्र प्रदेश का ये कुडप्पा आ जाता है, उसमें है हमारे कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो उसके बाद हम देखते हैं तो हमारा जो चौथे नंबर की चट्टानें मिलती है, हमें पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, वो है हमारी विंध्यन पर्वतमाला। इसी विंध्यन पर्वतमाला का निर्माण विंध्यन चट्टानों से हुआ है, और तो इसीलिए विंध्यन क्रम की चट्टानें दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में और बाकी के क्षेत्रों में मिलती है। तो हम देखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। उसके बाद हम देखते हैं कि विंध्यन क्रम के बाद में गोंडवाना क्रम की चट्टानें। जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करेंगे तो हमें पता कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। यही गोंड जनजाति भारत के झारखंड से शुरू होकर और दक्षिण तक आंध्र प्रदेश तक जाती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे झारखंड। तो झारखंड में हमारा गोंडवाना। तो दोस्तों देखा हमने कि हम तमिलनाडु में आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके ऊपर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कर्नाटक के अंदर आंध्र प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें, उसके बाद मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानें और
झारखंड में हमारी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो इस प्रकार देख सकते हैं सबसे प्राचीन चट्टानें हम अगर इसमें देखें तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे नीचे सबसे प्राचीन चट्टानें होती है। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो कर्नाटक में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें हो जाती है, और उसके बाद जो मध्य प्रदेश में आने वाली विंध्याचल पर क्रम की चट्टानें होती है। उसके बाद हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी ये पांच प्रकार की, ये 5 टाइप की हमारी चट्टानें इजी वे में याद हो जाती है। इस नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आराम से ये याद हो जाएगी। तो इसके बाद हमारा देखते हैं कि हमारा ये पड़ता है दक्कन ट्रैप। आपने सुना होगा एक शब्द आता है दक्कन ट्रैप। दोस्तों दक्कन ट्रैप की हम बात करते हैं। दक्कन ट्रैप, दोस्तों दक्कन ट्रैप का सर्वाधिक विस्तार हमारे महाराष्ट्र में पड़ता है, और दक्कन महाराष्ट्र का मोस्टली हिस्सा आपके दक्कन उसमें दक्कन ट्रैप में आता है। ये हमारा दक्कन ट्रैप है। तो दोस्तों 6ठे नंबर पर हमारा महाराष्ट्र में आने वाली दक्कन ट्रैप की चट्टानें होती है, और 7वें नंबर पर हमारी टर्शियरी है, टर्शियरी तृतीय काल की चट्टानें होती है, और 8वें नंबर पे जो सबसे लास्ट का नंबर होता है क्वार्टिनरी क्रम की चट्टानें हैं, जिससे हमारे टर्शियरी काल में हमारे हिमालय का निर्माण हुआ, और क्वार्टिनरी काल में हमारा उत्तर का मैदान, जो ये उत्तर के मैदान का निर्माण होता है, ये हमारा क्वार्टिनरी काल में होता है, और टर्शियरी काल में हमारा जो हमारा हिमालय है ये हिमालय का निर्माण होता है। दोस्तों इस प्रकार हम कालक्रम की दृष्टि से इजी वे में हमारी चट्टानों को देख सकते हैं। ये हमारा, तो अब हम चट्टानों के अलग अलग विवरण या बारे में बात करेंगे। पहले हमारी सबसे प्राचीन चट्टान जो आर्कियन क्रम की चट्टानें है। जैसे आपको पता है आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण पेंजिया के बाद हुआ, और जैसे पृथ्वी को तप्त अवस्था से धीरे धीरे ठंडी अवस्था में आई, तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टानों का ही ये रूप आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूप में देखने को मिलता है। तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, हम देखते हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत की लगभग 2/3 भाग पर मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत बड़े भाग पर, प्रायद्वीपीय भारत के बहुत बड़े भाग पर आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। अब ये देखते हैं कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं उनका निर्माण, जैसे आग्नेय क्रम की धीरे धीरे ठंडी होने से उसका रूपांतरण के फलस्वरूप नीस का निर्माण होता है, नीस का निर्माण होता है। और हमारे बुंदेलखंड के अंदर सबसे प्राचीन हम नीस को देखते हैं। बुंदेलखंड के अंदर यहाँ पर सबसे प्राचीन नीस को देखते हैं। बुंदेलखंड नीस। इस प्रकार हम देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों में मार्बल, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट और बाकी के तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत के अरावली क्षेत्र में, और हमारे झारखंड और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र में, और हमारे मेघालय पठार में, और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, और सबसे बड़ा जो क्षेत्र है हमारा, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्से में सबसे बड़ा क्षेत्र हमारी जो आर्कियन क्रम की चट्टानों का मिलता है। ये क्रम की चट्टानें सर्वाधिक मात्रा में हमारी तमिलनाडु स्टेट या इसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। सारा गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों अगली क्रम की जो चट्टानें हैं हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो कर्नाटक में उस शिमोगा जिले में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और धारवाड़ या शिमोगा जिले में। अब हम देखते हैं कि धारवाड़ या कर्नाटक के बाहर भी इस चट्टानों का विस्तार होता है। जैसे हमने जम्मू कश्मीर में हमारे घाटी के एरिया में भी कुछ क्षेत्र में ये चट्टानें इस क्रम की चट्टानें मिलती है, और हमारे अरावली क्षेत्र में भी इस क्रम की, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास होता है। जैसे अरावली और हमारे ये झारखंड के रांची क्षेत्र में भी, और हमारा ये जो छत्तीसगढ़ या उड़ीसा के क्षेत्र में भी इस क्रम की चट्टानों का विकास होता है।
और स्कंद की चट्टानें कुछ हमारे रांची के पठार के साथ साथ पूर्वी मेघालय की या असम क्षेत्र में भी इस क्रम की चट्टानों का विकास होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में दोस्तों यह आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत में सबसे महत्वपूर्ण चट्टान हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, क्योंकि इसी में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और बहुत टंगस्टन और बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं ये भारतीय चट्टानों में सबसे बहुमूल्य चट्टान है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों की। कुडप्पा क्रम की चट्टानें जैसे नाम से ही पता लगता है कि इसका विकास या कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति जिस शब्द से ली गई है वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में आता है। तो इससे जो ये कुडप्पा जिला है, आंध्र प्रदेश का ये कुडप्पा जिला है, ये सबसे ज्यादा विस्तार इसका आंध्र प्रदेश में मिलता है। उसके बाद दंडकारण्य, ये जो कई राज्यों में फैला है, जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। दोबारा करना पड़ा था शुरू, ठीक है कोई बात नहीं, इस तो वो कर देंगे। विंध्यन क्रम की चट्टानों को अगर हम देखते हैं तो भारत में विंध्यन क्रम की चट्टानें जैसे नाम से ही पता लगता है कि इसका नामकरण विंध्याचल पर्वतमाला के ऊपर हुआ। विंध्याचल पर्वतमाला जो हमारे मध्य प्रदेश की एक प्रमुख पर्वतमाला है, उसके नाम पर ही इस चट्टान का नामकरण हुआ। तो ये हमारे चित्तौड़गढ़, ये जो हमारे अरावली के आसपास का जो एरिया है, एक क्षेत्र पड़ता है, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, वहाँ से लेकर और सासाराम जो बिहार का एक जिला है, ये चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम तक जो फैलाव है, ये सब विंध्यन क्रम की चट्टानों का फैलाव है। और इसमें बड़े मात्रा में चूना पत्थर और आपके डायमंड और कोयला और बाकी के और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और इसका विस्तार आंध्र प्रदेश के गोदावरी घाटी क्षेत्र में भी आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार मुख्य रूप से हमारा मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र आता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। आपको जैसे नाम से ज्ञात होता है कि भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जब ये कोयला पाया जाता है तो हम देखते हैं कि हमारा जो भारत का मैप है, तो हम देखेंगे हमारा झारखंड और उड़ीसा और गोदावरी की घाटी और महानदी की घाटी क्षेत्र और गोदावरी की घाटी क्षेत्र और ये हमारी जो ये वेनगंगा और पेनगंगा का जो एक क्षेत्र है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर भारत में घाटी क्षेत्र है वो हमारे गोंडवाना क्रम की चट्टानों से में आता है, जिसमें अधिकांश भारत का कोयले का विकास होता है। दोस्तों अब हम दक्कन की चट्टान की बात करेंगे। दक्कन चट्टान, जैसे दक्कन चट्टान के बारे में बताया, दक्कन क्षेत्र का जो दक्कन का पठार होता है उसमें चट्टानों का, और ये मुख्य रूप से कुछ अंश इसका मध्य प्रदेश में जाता है, मोस्टली हिस्सा इसका महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में दक्कन ट्रेप का मोस्टली हिस्सा आता है और इसमें उत्तम प्रकार के पत्थरों का पाए जाते हैं और बेसाल्ट की चट्टानें पाए जाते हैं जो आग्नेय के बाद रूपांतरण का उसका स्वरूप होता है। और इसका विकास क्रिस्टेशियस युग से आरंभ होता है और इयोसीन युग तक चलता है। दोस्तों ये क्रिस्टेशियस युग से इयोसीन युग तक इन दक्कन की चट्टानों का निर्माण होता है। दोस्तों अब हम टर्शियरी चट्टान के बारे में बात करें। टर्शियरी चट्टान का विकास इयोसीन काल से लेकर प्लायोसीन काल तक होता है और टर्शियरी इसी काल को हम टर्शियरी महाकाल भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इयोसीन काल से प्रारंभ होकर और प्लायोसीन काल तक ये चट्टानों का निर्माण चलता रहता है और इसीलिए इसको टर्शियरी का महाकल्प भी कहा जाता है। इसी में भारत का वर्तमान स्वरूप बना, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। जो वर्तमान भौतिक स्वरूप हम भारत का देखते हैं इसी काल में इसका निर्माण हुआ, ये प्रश्न आ सकता है। हिमालय का निर्माण इसी काल में होता है
इसमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर और अनेकों चीका और बाकी के खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। पर इसी एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट हो जाता है कि इयोसीन काल की चट्टानों में पेट्रोल पाया जाता है। भारत के अंदर इयोसीन काल की चट्टानों में पेट्रोल पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि टर्शियरी चट्टान बहुत आर्थिक दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट चट्टान है हमारी। दोस्तों अब हम लास्ट की क्वार्टेनरी चट्टानों के बारे में बात करेंगे। और जैसे ही पता है कि क्वार्टेनरी जो चट्टानें हैं, इसी काल में कश्मीर घाटी का विकास होता है। कश्मीर में जो कश्मीर वादी है उसका विकास होता है और उस काल का नाम है प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन काल में कश्मीर घाटी का विकास होता है। और इसी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में लिग्नाइट कोयले की मात्रा अत्यधिक मात्रा में मिलती है, उत्तम क्वालिटी का कोयला मिलता है, वो भी इसी काल में विकास होता है। और इसी काल में हमारी सिंधु और गंगा नदी का मैदान या इसके एक क्षेत्र का विकास होता है। इसी में हम देखते हैं कि कश्मीर घाटी और गंगा नदी, सिंधु नदी जो पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है और गंगा नदी जो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर बांग्लादेश में अपना डेल्टा बनाती है। तो इस प्रकार देखते हैं भारत की उत्तर भारत की मुख्य नदियों का विकास इसी क्वार्टेनरी काल में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह काल अपनी उत्तर के मैदानों के लिए जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं हमारी क्वार्टेनरी काल में ही या चट्टानों के क्रम में ही हम देखते हैं जैसे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तेथी सागर जहाँ पर था वहाँ पर अब हिमालय पर्वत नज़र आता है। और हमारा जी प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय के बीच में जो ये गैप है, इसको गैप को भरने के लिए हिमालय की बहुत सी नदियाँ नीचे आई और ये बहने लगी। और बहने के दौरान ये अपनी मिट्टी या अपने अवसादों के द्वारा उन्होंने एक मैदान का निर्माण किया और ये मैदान ही हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाया, जिसका निर्माण सबसे अंत में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्वार्टेनरी काल में उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता है। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक भारतीय चट्टानों के बारे में यही समाप्त होता है। जो भी इसमें आपको समस्या आई या जो भी इसमें हमारे से त्रुटि हुई, आप कमेंट्स कर सकते हो और हमें सुझाव दे सकते हो। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।